शाम 7 बजे जो आपकी क्लास होती है वो होती है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की। तो जितने भी लोग लाइव आ चुके हैं, ये क्लास प्रीमियर रिकॉर्डेड वीडियो है। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस क्लास में। 40 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट रहेगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम की, लाइक यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की, तो इस मॉक टेस्ट को लगाइए और 40 प्रश्नों में चेक करिए कि आपकी तैयारी कितनी है, किन टॉपिक से आपके प्रश्न के आंसर गलत हो रहे हैं। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आप सभी को गुड इवनिंग। जो लोग इस क्लास को रेगुलर देखते हैं, गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। पहला प्रश्न है, शिक्षार्थियों हेतु शिक्षण प्रभावशाली बन सकता है यदि। पहला ऑप्शन है, वही पाठ बार बार दोहराया जाए, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षण दिया जाए, विद्यार्थियों के सामाजिक स्तर के अनुसार शिक्षण दिया जाए, पाठ को पढ़कर विद्यार्थी सीखें। अगर आप टीचर हैं और आपको अपना टीचिंग शिक्षण प्रभावशाली बनाना है, तो अगर आप पाठ को बार बार दोहराएंगे तो प्रभावशाली नहीं होगा, बच्चा बोर हो जाएगा, है ना। सबसे ज़्यादा जरूरी यहाँ पर है कि विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षण दिया जाए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ। दूसरा प्रश्न, निम्न शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्रमवार जमाइए। यानी यहाँ पर आपको कूट दिया गया है और आपको क्रम से आपको लगाना है कि सबसे पहले इनमें से क्या आएगा। जब आप लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है, उसके बाद क्या होता है, वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाता है, यानी CA, इसके बाद सामग्री का प्रस्तुतिकरण और लास्ट में मूल्यांकन होगा। अर्थात 3, 1, 4, 2 यहाँ पर जिस ऑप्शन में है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सहयोगात्मक अधिगम आयोजित किया जाता है कक्ष परिस्थितियों में, कक्षा से बाहर की परिस्थितियों में, दोनों में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 3, सहयोगात्मक अधिगम की यहाँ पर बात की जा रही है। आंसर करिएगा प्रश्न संख्या 3 के लिए। और क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें सहयोगात्मक अधिगम, तो कक्ष और कक्षा से बाहर दोनों में ही इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ। विद्यार्थियों में संप्रेषण का अभिप्राय है उन्हें कार्य करने हेतु कहना, विचारों का आदान प्रदान करना, उन्हें निर्देश देना, उन्हें अपने विचारों से सूचित करना। संप्रेषण मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है स्वयं को जानने में, छात्रों को जानने में, कक्षा के समस्याओं को जानने में, उपर्युक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा मनोविज्ञान जो है इन सभी के लिए यूजफुल होता है, छात्रों को समझने में, कक्षा की समस्याओं को जानने में, स्वयं को जानने में। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। बालक का विकास प्रभावित होता है वंशानुक्रम से, वातावरण से, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, बहुत सारे लोगों का आंसर यहाँ पर सही आ रहा है, वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों से। 7वां प्रश्न, मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है। यह कथन किसका है? कॉलसैनिक, क्रो एंड क्रो, ब्लेयर या फिर कुप्पुस्वामी। क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। ये स्टेटमेंट, ये परिभाषा है कुप्पुस्वामी की। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। 8वां प्रश्न है, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है विकास, परिवर्तन, स्थिरता या फिर समायोजन। किशोरावस्था में सबसे ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर एक लाइन में, एक शब्द में हम कह सकते हैं कि परिवर्तन जो है, एक शब्द से हम किशोरावस्था को डिफाइन कर सकते हैं। अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? कोहलर, हल, लेविन या फिर पावलोव। आंसर कीजिएगा आप लोग। अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत दिया गया है कर्ट लेविन के द्वारा। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। पहला ऑप्शन है, वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। दूसरा ऑप्शन है, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए।
सीखने को हम और प्रभावशाली समृद्ध कैसे बना सकते हैं, इसके लिए अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री प्रयोग करने से हो जाएगा क्या, एक्सप्लेनेशन हो, स्पष्टीकरण। देखिए यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन सही लग रहे होंगे, लेकिन जब आप एनसीएफ पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ आपको बताई जाती है कि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में हम शामिल करें अपनी टीचिंग प्रक्रिया में, और अंतःक्रिया के माध्यम से शिक्षक प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि शिक्षक की भूमिका क्या है, तो आप कहते हैं सुगमकर्ता, सुविधादाता। तो टीचर का काम है चीज़ों को आसान बनाना। अगला प्रश्न देखिएगा, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश से। तो यहाँ पर क्या फिल करेंगे आप, विकास का संबंध जो परिपक्वता से है, उद्दीपन का संबंध हो जाएगा प्रतिक्रिया से। तो 11 के लिए उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। गलत कथन आपको पहचानना है। प्रश्न संख्या 12, तो विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, अर्थात इस प्रश्न के लिए आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 13, तो आपके माइंड में अवधारणाएं बैठती हैं, सीखते जो आप हैं उसका संबंध आपके बौद्धिक विकास से होता है, शारीरिक विकास से नहीं होता। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसवपूर्ण अवस्था से, शैशवावस्था से, या फिर पूर्व बाल्यावस्था से। आंसर करिए फटाफट से, सारे लोग वीडियो को लाइक भी करते चले। क्वेश्चन नंबर 14, विकास की शुरुआत हो जाती है प्रसवपूर्ण अवस्था से, अर्थात यहां पर आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य, साधारण से आसान, सामान्य से विशिष्ट। विकास की जो प्रक्रिया होती है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्किनर, पावलोव, क्लार्क हल, कोहलर। क्वेश्चन नंबर 16, अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया गया कोहलर के द्वारा, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। 17वां प्रश्न है, कोहलर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। जर्मनी, रूस, अमेरिका, कोई नहीं। कोहलर जो है ये किस देश से संबंधित थे, तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा जर्मनी के। क्वेश्चन नंबर 18, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई। आज के क्वेश्चन थोड़ा सा आपको आसान लग रहे होंगे, कल की क्लास में आपको थोड़ा कठिन क्वेश्चन मिले थे। तो क्लास आपको अप डाउन्स दिखेंगे, कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपने कभी नहीं पढ़े होते हैं, और कभी कभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में भी पूछ लिए जाते हैं। तो आज की क्लास में जो लास्ट ईयर की टेट परीक्षाएं हुई हैं उनमें भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है गिलफोर्ड, क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत दिया है पावलोव, मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है एरिक्सन, अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम दिया है आसुबेल। क्वेश्चन नंबर अगर 19 की हम बात करें तो बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है, ये सही नहीं है, यहाँ पर गिलफोर्ड दिया है। बाकी मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन ने दिया, आसुबेल का ये कॉन्सेप्ट है, क्लासिकी अनुबंधन पावलोव, बाकी तीनों सही हैं। जो गलत है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न देखिएगा, व्यवहारवाद आधारित अधिगम सिद्धांतवादी इस विश्वास को मानते हैं कि बालक स्वाभाविक अधिगम करता है, वातावरण व्यक्ति को बदल सकता है, सभी प्रकार का व्यवहार सीखा जा सकता है, प्रत्येक व्यक्ति सब कुछ सीख सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, आंसर होगा यहां पर सभी प्रकार का व्यवहार सीखा जा सकता है, ऐसा व्यवहारवादी मानते हैं। व्यवहारवाद के जनक वाटसन। वह प्रक्रिया जिसमें क्रियाओं की संरचना एवं निष्पादन विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन के लिए किया जाता है कहलाती है अनुदेशन, शिक्षण, प्रशिक्षण, प्रतिपादन। निष्पादन यानी परफॉर्मेंस, व्यवहार में परिवर्तन के लिए
तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं शिक्षण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक थॉर्नडाइक के अधिगम से सुमेलित नहीं है? थॉर्नडाइक ने जो प्राथमिक नियम दिए हैं, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, गुणवत्ता का नियम थॉर्नडाइक ने नहीं दिया। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में नहीं है? नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया, 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई। यहाँ पर ऑप्शन में आपसे पूछा जा रहा है कौन सा लेवल नहीं है? परंपरागत स्तर, पूर्व नैतिक स्तर, क्रियात्मक स्तर, आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर। आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। देखिए, प्री कन्वेंशनल होता है, कन्वेंशनल होता है और पोस्ट कन्वेंशनल होता है। क्रियात्मक स्तर नहीं होता है। बाकी यहाँ पर सही है। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा आपका सी। मैकडूगल के अनुसार संवेगों की संख्या कितनी है? 14, 10, 12 या फिर 16? मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? तो 14। संवेगों की संख्या कितनी है आपसे पूछ लिया जाए तो आप लगाएंगे यहाँ पर 14। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत की अवस्था नहीं है? प्राक रूढ़िगत, रूढ़िगत, संवेदी रूढ़िगत, पश्चात रूढ़िगत। क्वेश्चन नंबर 25। कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसमें संवेदी रूढ़िगत कोई अवस्था नहीं है। संवेदी जो शब्द का प्रयोग है ये जीन पियाजे की जो अवस्थाएं हैं उनमें किया गया है। कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए? शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, सामान्य केंद्रित या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रित? कक्षा कक्ष का संप्रेषण बाल केंद्रित होना चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित। तो 26 के लिए उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 27 देखिएगा, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है विद्यालय, परिवार पर, समुदाय पर, उपर्युक्त सभी पर? क्वेश्चन नंबर 27, तो इन सभी पर निर्भर करता है। आंसर जाएगा डी के साथ। अधिगम के कौन से सिद्धांत में अध्यापक सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाते हैं? व्यवहारवादी सिद्धांत, निर्मितवादी सिद्धांत, संज्ञानवादी सिद्धांत या फिर मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत? प्रश्न संख्या 28, उत्तर हो जाएगा निर्मितवादी या फिर हम कहें संरचनावादी। तो 28 के लिए आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न, कौन सा संतुलित समायोजन का क्षेत्र नहीं है? अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य, सांयोगिक संतुलित, अवधान की मांग या फिर कार्यकुशलता? अगर आपका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है मतलब आप समायोजित हैं, संतुलित हैं, ठीक है, कार्यकुशलता है तब भी है, सांयोगिक संवेगिक कह सकते हैं, सांयोगिक रूप से अगर आप संतुलित हैं तब भी है, अवधान की मांग जो है ये संतुलित समायोजन का क्षेत्र नहीं है। इस प्रश्न का आंसर जाएगा सी के साथ। कुसमायोजन व्यक्ति कहलाते हैं जो अधिकार अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हैं, समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करते हैं, द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ होते हैं, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत छोटी क्लास हो जाएगी क्योंकि ये क्लास रिकॉर्डेड मिल रही है, तो कम समय में आपको अधिक क्वेश्चंस देखने को मिल रहे होंगे। प्रश्न संख्या 30 देखिए, कुसमायोजन व्यक्ति की ये सभी विशेषताएं हैं: द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ, सहभागिता, समाज विरोधी गतिविधियों में द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना। आंसर जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 31, पूर्व बाल्यावस्था में बालक में समाज संपर्क से उत्पन्न अनुभूतियों के आधार पर होने वाला व्यवहार परिवर्तन है। पूर्व बाल्यावस्था में जो समाज संपर्क से अनुभूतियों के आधार पर जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसको क्या कहेंगे? 31वां प्रश्न। देखिए, पूर्व बाल्यावस्था में अगर व्यवहार में कोई परिवर्तन हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदिता भी होता है, आसक्ति व्यवहार, सामाजिक अनुमोदन की इच्छा। तो यहाँ पर आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। शब्दार्थ और भाषा के अध्ययन को क्या कहते हैं? भाषा विज्ञान, कूट संकेतन, अर्थ विज्ञान या फिर वाक्य विन्यास? देखिए, अगर सिर्फ भाषा के अध्ययन पे कहता तो आप भाषा विज्ञान लगा सकते थे। शब्दार्थ और भाषा के अध्ययन को हम रखते हैं किस कैटेगरी के अंतर्गत? अर्थ विज्ञान के अंतर्गत। तो 32 में आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। प्रायः देखा जाता है कि ऐसे बालक जो या तो बहुत अधिक सामाजिक मित्रता के संबंध स्थापित करते हैं अथवा उदासीन संबंध रखते हैं वे होते हैं। अपने गुस्से को
बढ़ चढ़ाकर प्रदर्शित करने वाले, केवल एक बालक यानी अकेले अपने परिवार में, अधिक द्वंद्वात्मक एवं प्रतिरोधात्मक प्रकृति, अपने बड़े भाई बहन के दबाव से ग्रस्त, बहुत अधिक सामाजिक मित्रता के साथ संबंध स्थापित करते हैं अथवा उदासीन संबंध रखते हैं, उनको किस कैटेगरी में हम रखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 33, आराम से प्रश्न को समझिए और फिर आंसर करिए, मौका आपको दिया जा रहा है। बहुत अधिक सामाजिक मित्रता के साथ संबंध स्थापित करते हैं अथवा उदासीन संबंध रखते हैं। यहां पर अगर कोई दबावग्रस्त होगा तो मित्रता के साथ संबंध तो स्थापित नहीं करेगा, तो ये भी नहीं होगा। बढ़ चढ़ाकर अगर गुस्सा प्रदर्शित करेगा तो भी नहीं होगा, अकेला होगा तब भी नहीं। तो यहाँ पर ऐसे बालक जो बहुत अधिक सामाजिक मित्रता के साथ संबंध स्थापित करते हैं, इनको रखते हैं द्वंद्वात्मक एवं प्रतिरोधात्मक प्रकृति वाले बालकों में। तो यहाँ पर आपका आंसर जाएगा सी के साथ। डैश में अपने चिंतन और समस्या समाधान को व्यवस्थित करने की क्षमता शामिल होती है। संज्ञानात्मक कौशल में, आनुभविक बुद्धि में, प्रक्रिया की गति में या फिर मनोस्थिति में। क्वेश्चन नंबर आपका है 34, आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 34 में आपका आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक कौशल में। संज्ञानात्मक कौशल में चिंतन और समस्या समाधान को व्यवस्थित करने की क्षमता शामिल होती है। शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग शिक्षण को आसान बनाने के लिए किया जाता है। शिक्षण को रोचक, सुग्राह्य एवं प्रभावशाली बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए, सहायता देने के लिए। 35 में आपका आंसर क्या आ जाएगा। देखिए जब आप टीचिंग में, पाठ्यक्रम में आप कुछ एक्टिविटी ऐड करते हैं तो वो कहीं ना कहीं शिक्षण को इंटरेस्टिंग बनाती हैं और इसका प्रभाव पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि शिक्षण को आसान बनाने के साथ साथ, आसान बनाने में गलत नहीं है लेकिन इससे बेटर हमें ये ऑप्शन मिल रहा है, आसान, आकर्षक, प्रभावशाली, रोचक। सुग्राह्य का मतलब होता है आसानी से बच्चा ग्रहण कर सके। तो यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम के सभी पक्षों के मूल्यांकन के लिए एक निश्चित समय में विद्यार्थियों की परीक्षा लेनी है। ऐसे में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछना अधिक उचित होगा। निबंधात्मक, व्याख्यात्मक, आलोचनात्मक या फिर वस्तुनिष्ठ। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मेंशन की गई है, एक फिक्स टाइम है। जैसे आपके टेट एग्जाम होते हैं या फिर वनडे एग्जाम होते हैं जॉब के लिए, तो इनके लिए जरूरी है कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा लीजिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार का। तो यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। 40 प्रश्न है, बस 4 प्रश्न और हैं। छोटी सी क्लास है आज, क्योंकि आज थोड़ा सा क्या है, शादी वगैरह है, उसमें हमें ज्वाइन करना है फैमिली में ही। एक बालिका के उसके पिता के प्रति आकर्षण को फ्रायड ने क्या कहा है। बालिका के प्रति बालिका, देखिए यहाँ पर सिगमंड फ्रायड का जो कॉन्सेप्ट है, जब कोई बच्ची यानी कोई फीमेल यानी कोई बालिका अपने पिता के प्रति प्रेम को दर्शाती है तो इसको इलेक्ट्रा कहते हैं, और अगर कोई बच्चा अपने माता के प्रति प्रेम को दर्शाता है तो इसको ऑडिपस कहते हैं। अगला प्रश्न, अनिवार्य और विशिष्ट योग्यताओं को सीखने की क्षमता को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, उपलब्धि, बुद्धि, अभिक्षमता, शैक्षिक। सीखने की क्षमता को अभिक्षमता कहते हैं। सी विकल्प सही हो जाएगा। विद्यार्थियों के चलचित्र देखने के संबंध में आपकी क्या राय है। चलचित्र देखने में धन का अपव्यय होता है। चलचित्र देख लेना चाहिए मनोरंजन के लिए, अच्छे चलचित्र ही देखने चाहिए, समय नष्ट नहीं करना चाहिए। देखिए ये कहना गलत है कि समय नष्ट नहीं करना चाहिए। 39 में बेटर ऑप्शन होगा कि अच्छे चलचित्र ही देखने चाहिए। संवेदी गतिशील अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था है। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग आंसर जरूर लिखिएगा, साथ ही साथ चारों स्टेज के नाम भी लिखिएगा। देखते हैं किसको सीक्वेंस में याद है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पर कुछ अन्य वीडियोस के लिंक बन करके आ रहे हैं, थंबनेल बन करके आ रहे हैं, क्लिक करके देखें। आज 19 मिनट की ही क्लास है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।